तो आज हमने मूवमेंट्स को आगे मज़ीद स्टडी करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को हम आज देखते हैं कैसे टेस्ट कर सकते हैं। बताएंगे जी ये डिटेल में बताएंगे। हाँ जी। तो प्रिंसिपल मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होती है तो उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के जो है इक्वल होता है। ठीक है। तो सपोज़ कोई बॉडी है, जैसे आपको ये सामने फिगर जो है नज़र आ रही है। इसमें जो है ये हमने इंक्लाइन जो है किसी सरफेस के ऊपर रखी है या इंक्लाइन बॉडी है, बीम हो सकती है या मीटर रूल हो सकता है। इसमें हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स लगाई है तो अगर ये सपोज़ पहले हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई थी तो ये थोड़ी सी ये एक साइड से जो है एक एंड से जो है ऊपर की तरफ जो है राइज़ कर जाएगी। तो अगर आप गौर करें, इस फोर्स आगे लगाते जाएं तो ये पूरी बॉडी जो है ऐसे हमें लगेगा कि ये इस तरह जो है रोटेट कर जाएगी। तो जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो हम कहते हैं कि उसमें टॉर्क जो है प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब है जब हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाई है तो यहाँ पर टॉर्क जो है प्रोड्यूस हुआ है, और वो टॉर्क या मोमेंट किसके इक्वल होगा? वो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो बॉडी है इसका यहाँ से लेकर यहाँ से जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये दो चीज़ों पे जो है डिपेंड कर रहा है। एक फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, आपने कितनी ज़्यादा फोर्स लगाई है। दूसरे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो है डिपेंड कर रहा है। इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी हम इंक्रीज़ कर दें, अगर हम फोर्स इंक्रीज़ कर दें तो भी मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी जो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हम इंक्रीज़ कर दें तो भी टॉर्क जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोनों केसेस में जो है वो टॉर्क इंक्रीज़ हो जाएगा। फोर्स इंक्रीज़ करने से भी टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दें तो भी जो ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी किसी एक वैल्यू को इंक्रीज़ करने से मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। इसी वजह से गलीलियो कहता था कि अगर मुझे अर्थ के जो प्लेनेट हमारा जिसमें हम रह रहे हैं इसके बाहर जो है एक खड़े होने की जगह मिल जाए और मेरे पास एक बहुत बड़ी रॉड हो जो कि अर्थ तक पहुंच जाए, तो मैं अर्थ को जो है उस रॉड से उठा लूँगा। यानी अर्थ देखें कितनी बड़ी है, वो कह रहा था मैं उसको रॉड से उठा लूँगा। उसकी वजह क्या है? वो जो रॉड होती वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी थी, तो वो जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना था। यानी गलीलियो से लेकर अर्थ तक वो होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स जो है उसमें थोड़ी भी लगा रहा होता है, वो अपनी हैंड से फोर्स लगा रहा होता है, तो वो कहता है मैं ज़मीन को उठा सकता था। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने से भी मूवमेंट ऑफ फोर्स जो इंक्रीज़ हो जाता है, और फोर्स को इंक्रीज़ करने से भी मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है इंक्रीज़ हो जाता है। यानी दोनों में से कोई एक फैक्टर भी इंक्रीज़ होगा तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट किया भी जाता है। तो हमने क्या, एक स्प्रिंग बैलेंस जो है लेना है। ये हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, इसके ऊपर हमने एक मीटर रूल जो है वो हैंग कर दिया, और मीटर रूल को हमने अंदाज़न जो है उसके सेंटर से जो है वो हैंग कर दिया। और ये मीटर रूल जो है सपोज़ इसका जो मैस है वो है 200 ग्राम्स, तो 200 ग्राम्स जो है इसका मैस आ गया। अब हमने उसके एक एंड पर जो है वो वेट जो है हैंग किया, वो सपोज़ हमने हैंग कर दिया 400 ग्राम। ये इसका मैस 400 ग्राम मैस जो है हमने इस पे हैंग कर दिया। दूसरी एंड पर यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो ऑपोजिट साइड पर जो मीटर रूल है वहाँ पे हमने
मैस जो है हैंग की है वो है 300 ग्राम। तो एक तरफ हमने 400 ग्राम जो है हैंग किया है और दूसरी तरफ हमने जो है 300 ग्राम जो है हैंग कर दिया है। अब यहाँ से ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे है और यहाँ पे देखें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो अगर हम इसको करीब लाएंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो जब आप इसको बैलेंस कर रहे होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप इसको दूर करते जाएंगे तो फोर्स जो है मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज़ होता जाएगा। क्योंकि इसका मैस कम था तो हमें इसको ज़्यादा डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा हम डिस्टेंस पे रखेंगे इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स को इतना इंक्रीज़ करना है कि जब इसका मोमेंट चेक करें और इसका मोमेंट चेक करें तो इक्वल आए। आंसर जो है इनका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 है ग्राम और सपोज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर सपोज़। तो 400 को हम 30 से मल्टीप्लाई करते तो 12,000 आंसर आ जाता। इसी तरह सर जी जी ये रियल डायग्राम नहीं है, आपके जो साइड में है ना आपके नेक्स्ट वो है डायग्राम जो बनाया है एग्जांपल पे। वो है मुझे पता है। मैं आपको वैसे ही जो है ना फिक्टिशियस इसकी वैल्यूज़ बता रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कोई भी वैल्यू हो तो आंसर सेम होना चाहिए। कहना यह चाह रहा हूँ सपोज़ ये 400 अगर इसका ग्राम होता और यहाँ से यहाँ सपोज़ डिस्टेंस होता 30 सेंटीमीटर सपोज़। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते तो 12,000 आ जाता। यहाँ पर जो हमने मैथ हैंग किया है वो 300 है। 300 मैथ है तो इसको हम ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है हैंग करेंगे। तो इसको 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैंग करेंगे तो ये बैलेंस होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं घर में, खुद भी कर लें या लैब में कर लेना। जो मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ वैसे ही आएगा। 300 ग्राम जो है इसका मैस है। इसको हम 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर हम इसको हैंग करेंगे तो ये बैलेंस होगा। और 40 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12,000 आंसर आएगा। यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उनका आंसर इक्वल आएगा तो ये बैलेंस होगा। ये मैंने आपको एक फिक्टिशियस जो है वैल्यूज़ बताई हैं। हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं और जो आपकी बुक में है अब उसके लिहाज से आप देख लें। अब हम उसके लिहाज से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉडी को जो है हैंग किया था, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया और दूसरी तरफ जो है इधर भी हमने वेट मैस जो है हैंग किया था। देखिए यहाँ पे कितना है 400 ग्राम। 400 ग्राम को जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनता है 4 न्यूटन। ठीक है, ये पता कैसे कन्वर्ट होता है? ये इस तरह कन्वर्ट होगा, आपने 400 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, एक पूरा फार्मूले के ज़रिए भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। अगर आपके पास वैल्यू हो ग्राम में तो जितनी भी जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी आपने उसको 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करने से जो आपका आंसर आएगा उतनी फोर्स होगी। तो 400 को मैं अगर 100 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आता है? 4 आंसर आता है। तो 4 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रही है। और यहाँ पे देखें क्या है 300, इसको मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर क्या आएगा 3। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 न्यूटन की फोर्स होगी। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे वेट में तो ये 4 न्यूटन बनेगा। इसको जब कन्वर्ट करेंगे वेट में तो ये बनेगा 3 न्यूटन। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं, एक तरफ देखें 4 न्यूटन है, दूसरी तरफ है 3 न्यूटन। अब हम देखते हैं इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। ये आ गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका डिस्टेंस जो है इधर से लेकर इधर तक है 0 पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.2 मीटर है। यानी टोटल लेंथ उसकी थी 1 मीटर, उसका हाफ हो गया 0.5। ठीक है, 0.5 उसका हाफ हो गया, यानी इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। और 0.5 में से ये जो बाहर का जो डिस्टेंस है ये 0.2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आ गया 0.3। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आ गया 0.3।
और इसी तरह ये जो है, ये है 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस है 0.4, ठीक है। इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है 0.4 है। तो हम ये देखें, बिल्कुल वही डिस्टेंस है जो मैं बता रहा था। मैंने आपको क्या सपोज किया था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.3 मीटर ही बनता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डिस्टेंस कहा था 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.4 मीटर ही बनता है। तो मैंने जो आपको फिक्टिशियस वैल्यू बताई थी, ये वही वैल्यूज़ हैं। तो इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो 0.4 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्लॉकवाइज टॉर्क निकाल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मेथड है, हमने फोर्स को मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.4। तो 0.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 0.4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1.2। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो 1.2 आंसर आएगा। और इसी तरह यहाँ पर जो बॉडी है उसकी फोर्स है 4, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 0.3। 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आता है 1.2। इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस केस में इक्वल आ रहे हैं, और आंसर जो है वो 1.2 दोनों तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है और बैलेंस है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं ऐसे ही। तो हमने क्या किया था, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मीटर रूल लिया, उसके सेंटर से उसको हैंग कर दिया इस स्प्रिंग बैलेंस से। हैंग करने के बाद हमने एक तरफ 4 न्यूटन का फोर्स बॉडी जो वेट है 400 ग्राम का लटकाया, दूसरी तरफ हमने 300 ग्राम का वेट जो है लटकाया। 400 ग्राम का जो डिस्टेंस है यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर आएगा। और जो 300 ग्राम का है जिसको हमने कन्वर्ट किया तो 3 न्यूटन बन गया है। इसका डिस्टेंस जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आएगा, और उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर बनेगा। तो इस तरह हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके बाद हमने कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो एक है। अगर 2 बॉडीज़ होती तो हमने दोनों बॉडीज़ को जो है ऐसे भी कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट, कि एक तरफ जो है 1 बॉडी हैंग करें इस तरफ, और इस तरफ जो है वो 2 बॉडीज़ जो है हैंग कर दें। या इधर हम 1 बॉडी हैंग करें, इस तरफ जो है 2 बॉडीज़ हैंग कर लें। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मेथड यही रहेगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट देखना है उसमें क्या है, हम एक साइड पर जो है 2 बॉडीज़ हैंग करेंगे और दूसरी साइड पर जो है 1 बॉडी हैंग करेंगे। तो सपोज़ अगर हम राइट साइड पर 2 बॉडीज़ हैंग करते हैं, एक इधर हैंग कर देते हैं, एक इधर हैंग करते हैं, तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है पहले 1 बॉडी का हम निकालेंगे, फिर जो सेकंड बॉडी है उसका भी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अगर लेफ़्ट साइड पे एक ही बॉडी है तो एक ही बॉडी का हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालेंगे। तो क्या होगा, इनका जो सम होगा वो लेफ़्ट वाली बॉडी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट बना रही है उसके इक्वल होगा। इनका सम जो है उसके इक्वल होगा। तो इन्होंने आपकी बुक के लिहाज से उन्होंने कहा कि हमने एक तरफ जो है 2 बॉडीज़ जो हैं वो हैंग की है। एक जो है वो 2 न्यूटन जो है उसकी फोर्स है, और दूसरी जो है 3 न्यूटन है। एक का जो डिस्टेंस है 0.2 है, दूसरे का जो डिस्टेंस है वो है 0.6, ठीक है। एक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.2 है और दूसरी का जो है वो 0.6 है। तो हम क्या करेंगे, वेट यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई किया 2 को 0.2 से, तो 0.4 आंसर आता है। और दूसरी बॉडी है 3 न्यूटन की, उसको हमने 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 1.8 आता है। और दोनों को हम प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा
3.2। इसकी फिगर नहीं उन्होंने दी हुई, एक मिनट। अब मेरी तरफ पूरी शो नहीं हो रही है, ये क्या चक्कर है? आपकी तरफ पूरी है ये? हाँ मेरी तो पूरी है, दूसरी साइड पे 3 न्यूटन है ना, जो मिस होएगा। इस वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, वैसे सब कुछ तो नज़र आ रहा है। सही है। तो तो ये आ गया था क्लॉकवाइज टॉर्क। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे आएगा? अब एक बॉडी जो है वो है 9 न्यूटन की, उसका जो डिस्टेंस है अगर आप फिगर में देखेंगे तो वो 0.2 जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो 9 को मल्टीप्लाई किया 0.2 पे, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1.8। इसी तरह 4 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आएगा। इन दोनों का सम कर लें तो आ गया 3.2। देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हैं दोनों केसेस में इक्वल आएंगे। इक्वल आएंगे तो इसका मतलब है जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है वो प्रूव हो रहा है। यानी जब भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप और चेंजेस भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, एक तरफ आप 2 बॉडीज़ हैंग कर दें, दूसरी तरफ जो 3 बॉडीज़ हैंग कर दें। अगर 3 हैंग करेंगे तो 3 का आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, और अगर राइट साइड पे 3 था, 3 का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे और 3 को जो है आपस में ऐड कर देंगे। अगर लेफ्ट साइड पे 2 बॉडीज़